नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विवेचना के इस विशेष कार्यक्रम में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे। यूँ तो सामान्य बजट वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व यानी परिपाटी रही है फरवरी में करने का, लेकिन चूंकि इस वर्ष संभावित इस वर्ष जो चुनाव थे उसके कारण सरकार यानी केंद्र सरकार पूर्ण बजट नहीं लाई और उसके स्थान पर एक वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान मांग उसको बोलते हैं वो लाई। सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट 23 जुलाई को घोषणा हुई है, वो आ रहा है। संविधान में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। यद्यपि उसमें बजट नहीं लिखा रहता है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है कि सरकार अपने प्राप्ति और खर्च के ब्यौरे को पार्लियामेंट में रखेगी। ये प्रावधान संविधान में है। लेकिन जब पूर्ण बजट आने की स्थिति न हो, यद्यपि उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार का मैंडेट नहीं था इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार वोट ऑन अकाउंट होता है ताकि देश का जो खर्च है विभिन्न मंत्रालयों का वो चलता रहे। तो आर्टिकल 116 के तहत लेखानुदान लाया गया था। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इस बजट से आम लोगों को, देश को क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आना चाहिए। इसके पहले आपको बता दें कि बजट एक निरंतर ग्रो करने वाली प्रक्रिया है। यूँ तो टेक्निकली बजट का मतलब जैसा मैंने बताया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन धीरे धीरे बजट बढ़ते बढ़ते एक विज़न डॉक्यूमेंट का स्थान लेना शुरू कर दिया और ये मात्र खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब के स्थान पर यह एक रोड मैप हो गया सरकार का। और सरकार महत्वपूर्ण घोषणाएं करती है, नई नीतियां लाती है, नए स्कीम्स लाती है और पता चल जाता है कि यह सरकार इस वित्तीय वर्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण काम करने वाली है। बजट के आकार के संबंध में यदि आप बात करें तो जब देश का पहला बजट पेश हुआ था तो यदि मुझे ठीक से याद हो तो ये मात्र 197 करोड़ का बजट था और पिछला फुल जो बजट था वो लगभग 47 लाख करोड़ रुपए का था। देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास हुआ है और अभी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। 1 ट्रिलियन डॉलर को आप मोटे तौर पर 80 लाख करोड़ मान सकते हैं, तो 8 चौको 32, 320 लाख करोड़ की GDP अभी है। आइए हम लोग बात करते हैं क्या क्या अपेक्षाएं हैं, यह देश किन किन चीज़ों से जूझ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज देश में सबसे महत्वपूर्ण 3 समस्याएं क्या हैं और इसलिए वित्त मंत्री जी से इन तीनों समस्याओं के रिड्रेशल के संबंध में क्या अपेक्षाएं हैं। पहली समस्या है बेरोजगारी। आपने एक तस्वीर देखी होगी संभवतः महाराष्ट्र की, जहां 600 पद की नियुक्ति के लिए कई 1 लाख बच्चे आ गए थे और भगदड़ मच गया। आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं। मुझको याद है पश्चिम बंगाल में क्रेमेटोरियम में यानी सवदाह गृह में एक नियुक्ति के लिए वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो बेरोजगारी की भयानक समस्या है, तो इस पर अपेक्षा है। दूसरी, एक एक चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है और यूँ तो टेक्निकली हम लोग उसको अर्थशास्त्र की भाषा में इन्फ्लेशन बोलते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन शब्द से आम जनता को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है और कई बार वो समझ में भी नहीं आता है कि इन्फ्लेशन घट गया तो उसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, हम बढ़ गया तो क्या असर, इसलिए आसान भाषा में हम लोग उसको समझेंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो
मध्यम वर्ग के या जो मीडियम बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे, वो जीएसटी के कारण किस हद तक प्रभावित हुए हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो सभी आम आदमी, आम या खास आदमी, सबको प्रभावित करता है, और वो है जीएसटी। परिकल्पना ये थी जब जीएसटी, आपको याद होगा कि उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री थे और सरकार ने पूरे फैनफेयर के साथ में रात में 12 बजे पार्लियामेंट का विशेष सत्र था, उसमें जीएसटी रोल आउट किया गया था। वन नेशन वन टैक्स का एक बहुत ही सबलाइम कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, उसको लागू किया गया। लेकिन लागू होने के बाद से ही वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा और उसके कारण कई साइड इफ़ेक्ट्स भी आए इकॉनमी में। 18वीं लोकसभा में भाषण देते हुए श्री राहुल गांधी, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि सूरत के कुछ व्यापारियों से बात करने पर उन्हें बताया गया कि ये जो जीएसटी है और डीमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी, उसने स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को तबाह कर दिया, छोटे और मंझेले व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। आज की तारीख में भी आम व्यक्ति या थोड़ा मध्यम वर्ग और या व्यापारी वर्ग भी है, उसको भी पूरा जीएसटी नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट मुझको याद है कि एक अखबार में अरुण जेटली जी के हवाले से ये कहा गया कि किसी ने उनसे पूछा कि ये जीएसटी क्या है, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मैं भी समझ जाऊंगा। फैक्ट यही है कि आज तक जीएसटी को समग्र रूप में कोई नहीं समझ पा रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। और याद रखिए कि जब भी कोई कानून, कोई व्यवस्था, कोई प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों को होता है जो चतुर होता है, कनिंग होता है, धूर्त होता है। मेरी समझ में एक बड़े प्रतिष्ठित वकील से बात हो रही थी जो टैक्स लॉयर हैं, जीएसटी वगैरह देखते हैं। उनसे जब भी हमने पूछा तो कहा कि अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं कि ये जीएसटी समग्र रूप में क्या है। बहरहाल अभी लगभग 4 स्लैब है जीएसटी के। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं 5%, 12%, 18% और 28%। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जीएसटी का जो कलेक्शन होता है वह देश की अर्थव्यवस्था में यानी जीडीपी का लगभग 10 से 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी आप इसको यूं समझें कि टैक्स का कलेक्शन जीएसटी के आने के बाद से सब्सटैंशियली बढ़ा है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन बीते समय में और समय के बीतते जाते प्रक्रिया में कुछ आंकड़े जो हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि यह बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में लगभग अभी 6.5 करोड़ एंटरप्राइज हैं यानी बिजनेसेस हैं, जिसमें मात्र 1.25 करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्टर कराया यानी जीएसटी में। आप सब लोग को पता है कि 20 लाख से ऊपर का यदि आपका बिजनेस होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो अब इससे जो दुष्प्रभाव हो रहा है जीएसटी का, मैंने बताया, इसके पूरे प्रोसेस में मैं नहीं जा रहा हूं, इतना प्रोसेस इसका कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी का फाइलिंग। तो जो मध्यम व्यापारी या छोटे व्यापारी हैं इस पूरे प्रक्रिया में पिस के रह गया है। वो मतलब पूरा साल भर चलने वाला एक अनवरत प्रक्रिया है जो बड़ा दमघोटू है, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एक तरह से कहिए कि एक इंस्पेक्टर राज को ये फिर से पुनर्स्थापित कर दिया है। मैंने जब कुछ व्यापारियों से भी बात की संबंध में तो उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम लोग जानबूझकर अपने व्यापार, मतलब एक प्रतिष्ठान के व्यापार को 20 लाख के वॉल्यूम से कम रखते हैं। 20 लाख सालाना इनकम से कम रखने से फ़ायदा ये होता है कि हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक डेटरेंट है, एक नेगेटिव चीज़ है कि यानी आप इस कानूनी प्रक्रिया से परेशान होकर के अपने बिजनेसेस को नहीं बढ़ा रहे हैं, जो कि व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी बात नहीं है।
मोटे तौर पर इससे 3 बड़े दुष्परिणाम हुए हैं। पहला, मैंने बताया कि ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, फिर उससे क्लेम वापस लेना, ये एक बहुत दुभर प्रक्रिया है। दूसरा कि ये इंस्पेक्टर राज को इंपोज करता, और तीसरा कि व्यापारी व्यापार करे या हिसाब किताब करे। तो यह मोटे तौर पूरे देश में स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को बहुत परेशान किया है। अपेक्षा वित्त मंत्री जी से 3 ही है। पहला अपेक्षा तो यह है कि ये जो स्लैब्स का चक्कर है इसको रैशनलाइज किया जाए। दूसरा, इसकी प्रक्रिया को बहुत ही सरल करिए, बहुत ही सरल कीजिए, ताकि ये बिजनेस फ्रेंडली हो, ना कि बिजनेस अनफ्रेंडली हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो करें। और तीसरी एक सबसे बड़ी अपेक्षा है जो महंगाई से भी रिलेटेड है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, और वो है पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। इस बार अपेक्षा की जा रही है, और सरकार यानी एनडीए, खास करके बीजेपी के चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर के सरकार, प्रधानमंत्री जी स्वयं डरे हुए हैं। तो अपेक्षा इस बार ये हो रही है कि शायद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, और उसके जो टैक्स का स्लैब है उसको 18 या 28% के आसपास रखा जाए। क्योंकि आप यदि जीएसटी में लाभ ही देते हैं और उसको अगर 35 या 40% रखते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़े हैं और 100 से पार हो गए हैं, उसका सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। और खास करके यह जो मध्यम वर्ग है या थोड़ा लो इनकम ग्रुप, एलआईजी जिसको बोलते हैं, उसकी कमर तोड़ करके रख दिया है। महंगाई से लोग परेशान हो गए। दूसरी अपेक्षा है मध्यम वर्ग और खास करके नौकरी पेशा वालों के लिए इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन। आप सब लोग को पता है कि इनकम टैक्स के स्लैब को कई एक साल से नहीं बढ़ाया गया है, और ये बड़ा माने इरेशनल भी है। 5%, फिर 20%, फिर 30% का जो स्लैब है। तो इस बार अपेक्षा यह है वित्त मंत्री जी से कि स्लैब को रैशनलाइज कीजिए और टैक्स में राहत दीजिए। मजेदार बात यह भी है कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो लोग पेंशन पर जी रहे हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज, तो पेंशन भी जीएस मतलब इनकम टैक्स के दायरे में है। इनकम टैक्स के कुछ आंकड़ों को यदि आप देखना चाहें तो जैसा मैंने बताया कि ये सरकार के इनकम टैक्स के कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं जो अच्छे हैं, मतलब इनफैक्ट ये उत्साहवर्धक हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 7 करोड़ 41 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जिसमें लगभग 53 लाख लोग नए लोग थे जिन्होंने फाइल किया है। और जो कलेक्शन है वह लगभग 16.61 लाख करोड़ रुपया है वित्तीय वर्ष 22-23 का। ये बड़े मतलब आप इसको यूं समझ लीजिए कि अगर 47 लाख करोड़ का बजट है तो 16 मतलब लगभग 30% के आसपास पूरे बजट का कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स का है। तो अपेक्षा तो पहली ये है कि इनकम टैक्स के स्लैब को रैशनलाइज कीजिए और राहत दीजिए मध्यम वर्ग को। वित्त मंत्री से यह भी अपेक्षा है कि रिटर्न को और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। यद्यपि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन हुआ, लेकिन इसको थोड़ा और सिंपल करने की जरूरत है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े ये हैं कि यद्यपि 7 करोड़ 41 लाख लोगों ने फाइल किया है, लेकिन एक्चुअल में चूंकि कुछ लोग जो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं वो भी इनकम टैक्स, जीरो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इसमें से मात्र लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने टैक्स दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मात्र पूरी आबादी का 1.6% ही टैक्स पेयर्स है इस देश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं अन्य इश्यूज पर।
जॉब्स। एक अनुमान के मुताबिक इस देश में लगभग 11 से 11.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उसमें बड़ी संख्या शिक्षित बेरोजगारों की है। और इस बार चुनाव में इनफैक्ट चुनाव में जो पहली बार बेरोजगारी एक मुद्दा बना, और ये इनफैक्ट दुर्भाग्य भी है पिछले चुनावों का कि चुनाव में कभी भी बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनता था। तेजस्वी यादव जी ने इसको जब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को उठाया तो वो धीरे धीरे ये एक राष्ट्रीय इशू बन गया और स्वयं प्रधानमंत्री भी जॉब्स की बात करने लगे। बहुत डराने वाले पिक्चर्स आते हैं, आंकड़े भी आते हैं। बेरोजगार बच्चों की, बेरोजगार लड़कों की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बेरोजगारी की, बिहार सेंट्रिक अगर बात कीजिएगा तो लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये तो जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। माइग्रेशन की भयानक समस्या है बेरोजगारी के कारण यहाँ, जिसको प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं आजकल। और वो जिन तथ्यों पर बात करते हैं वो एक फैक्ट है, ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप गाँव में जाइएगा तो यह बेरोजगारी और अपने भयावह रूप में दिखाई पड़ेगी। एक बहुत ही भयानक दृश्य है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा जॉब्स पर जो सरकार के फोकस में भी है, तो सरकार को यह इस बजट में उम्मीद है वित्त मंत्री जी से कि आप कौन से ऐसे उपाय करते हैं। जब मैं जॉब्स की बात कर रहा हूं तो सिर्फ सरकारी जॉब्स की बात नहीं करता हूं, क्योंकि उसकी तो एक सीमा है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी देने वाली संस्था आर्मी है, जहां 10 लाख नौकरी ही है। उसके बाद रेलवे है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही जॉब्स का तरीका नहीं हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह में खास करके जो बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मतलब आप यूं समझें कि आप इसको देख लीजिए कि एक मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जिस तरह से वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ हुआ, और सारे देश के बड़े नेता ने, राहुल गांधी को अगर सिर्फ छोड़ दीजिए तो राहुल गांधी को छोड़ करके बाकी सारे लोग नतमस्तक हो गए। और उसमें वो लोग भी नतमस्तक हुए जो अपने आप को बड़े समाजवादी कहते थे, जो रोज उनको गाली देते थे। तो एनीवे, बहस का मुद्दा वो नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि इस देश के जो बड़े पूंजीपति, बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनका भी जॉब्स क्रिएशन को लेकर के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो देश, दुनिया के विकसित देशों में, यूएस और यूरोप और खास करके जो छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो है, जहां वो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि सोसाइटी में इनकम का बैलेंस, इनकम की डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनका यहाँ इनकम की इतनी भयानक डिस्पैरिटी है। मैंने एक बार चर्चा की थी, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 जो जारी हुआ है, उसके अनुसार इस देश में जो 10% आबादी है, या अगर आप 1% लेके चलिए, जो 1% सुपर रिच की आबादी है, उसके हाथ में लगभग 52% वेल्थ है। तो दिस इज समथिंग वेरी रिडिकुलस एंड समथिंग वेरी डेंजरस। तो जॉब्स पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। एक और चीज जो अपेक्षा है हम लोगों की, वह है ये साइबर फ्रॉड जिस तरीके से बढ़ रहा है। यद्यपि उसमें नए कानून भी, नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से प्रभावी हो गए, उसमें भी है, लेकिन इसको बहुत और मजबूत बनाने की जरूरत है। एक और स्टेप लिया गया है कि एक नया सीरीज जो लीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाली बॉडीज़ हैं, उनको 160 का नंबर रिलीज़ किया गया है कि यही नंबर उनको प्राप्त हो गए। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरेंट लॉ इसमें इस पर सख्त ज़रूरत है। उसकी घोषणा अपेक्षित है कि साइबर क्राइम और साइबर क्राइम के चंगुल में वैसे ही लोग फंस रहे हैं। आमतौर पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग फंस रहे हैं, और इसमें यंग लड़के, बेरोजगार लड़के ज़्यादातर पकड़ा रहे हैं। तो इस पर अपेक्षा है। इसके अलावा 2-3 चीज़ और है जिस पर मैंने महंगाई की बात की। तो महंगाई को कम करने के लिए मैंने कहा जीएसटी और इनकम टैक्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, प्राइसेस को कंट्रोल करने का वो मैकेनिज्म, वो सारी चीज़। एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ। आप यूँ समझें कि इस देश में जिस प्रकार से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स
प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुकुरमुत्ते की तरफ फैल रहे हैं, वो बड़े बड़े डरावने हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गवर्नमेंट के लाख प्रयास के बावजूद जितने एम्स खुल गए, जितने हॉस्पिटल्स खुल गए, लेकिन ये जो गठजोड़ है इन हॉस्पिटल्स के मालिक, डॉक्टर्स और बाकी जो सोसाइटी में इस तरह के आपराधिक तत्व, मैं उनको कहूँगा, जिसके कारण आम लोग पिस रहे हैं। आपने आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य बीमा योजना लाया है, लेकिन यह एक बहुत ही हेल्दी ट्रेंड नहीं है। कुछ लोग का यह भी मानना है कि यह एक अलग तरह का स्कैम है। आप उनको इलाज के लिए इन कार्ड के माध्यम से उन परिवारों को मदद करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपका हॉस्पिटल का नेटवर्क बढ़िया रहे, जहां मुफ्त में इलाज हो जाए या बहुत कम राशि में इलाज हो जाए, तो इन बीमा योजनाओं की आवश्यकता ही क्या है? इसको सुनिश्चित करने की जरूरत है, और ये सरकार के पास ही अथॉरिटी होती है, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग हॉस्पिटल्स, ड्रग्स के प्राइसेस, दवाइयों के दाम, आपको मैं बताते हुए कई बार बहुत दुख होता है कि दवाइयों पर 500, 1,000% के फायदे लिए जा रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन और प्रधानमंत्री की जो योजना है जन औषधि वगैरह का आया, लेकिन वो अभी ठीक से इन्फोर्स नहीं हो पाया है। शायद कुछ % में ही इसका आउटरीच हो पाया है, चाहे संख्या जितना लाख बोल ले आदमी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ लाने की जरूरत है। क्यों नहीं डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन लिखेंगे? तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, सरकार को कमिटमेंट दिखाना होगा। आप आए दिन देखते रहते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ये एक चीज है। इसके अलावा आप यूं समझे, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आपसे बात करना चाह रहा हूं, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। नीट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक, यूजीसी नेट के पेपर लीक, यूपीएससी में अभी जो एक आया है कि जिस तरह से पूजा खेतकर आईएएस ने नकली सर्टिफिकेट देके कैसे उसने आईएएस की नौकरी प्राप्त की, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहता है कि किसी भी राज्य यानी गवर्नमेंट की 2 सबसे प्रारंभिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर, और वो भी क्वालिटी। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो यह संवैधानिक दायित्व के न निर्वहन करने जैसा है। यानी इट्स अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। मैं जब स्टेट कहता हूं तो कंट्री की बात कर रहा हूं। सो इट्स अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट इफ इट फेल्स टू प्रोवाइड फ्री क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ केयर। और ये दोनों में यह राष्ट्र फेल हुआ है। जिस प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉरपोरेट स्कूल्स खुल रहे हैं, कोचिंग संस्थानों की तो समझिए कि भरमार हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक अभी 60,000 करोड़ का यह धंधा है, जो अगले 2-3 साल में 1.5 लाख करोड़ का धंधा हो जाएगा। यह क्यों हो रहा है? यह आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम के फेलियर का प्रतीक है। इस पर कठोरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। आप तमाम विकसित देश को देख लीजिए, वह देश इसलिए विकसित है कि वह अपने नागरिकों को फ्री या बहुत ही कम राशि में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपके तमाम इंस्टीट्यूशंस में माफिया घुस गए। आपके तमाम आप उठा करके देख लीजिए, एक कानून लाइए, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ब्यूरोक्रेट क्यों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल्स में इन्वॉल्व है। इस राज्य में तो एक गवर्नर हुए जिनके नाम से स्कूल चल रहा है, और आप ऐसे लोगों को गवर्नर बनाते। मैं किसी पार्टी लाइन पर बात नहीं कर रहा हूं। साउथ में चले जाइए, कौन ऐसा एमपी नहीं है, कौन ऐसा एमएलए, कौन ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो इन धंधों में इन्वॉल्व है, जिसके हॉस्पिटल्स हैं, जिनके कॉलेजेस हैं, जिनके स्कूल्स हैं। और ऐसी स्थिति में क्या समझते हैं आप कि ये आपके सरकारी स्कूल पनप सकेंगे? यहीं उठा के देख लीजिए बिहार में।
इन धंधे में कौन कौन से मिनिस्टर, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स और कौन कौन से बड़े लोग, हाकिम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस पर मजबूती से आने की जरूरत है। कृषि को तो हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। आप यूं समझिए कि दो बड़े आंदोलन हुए। सरकार को क्या समस्या है एमएसपी देने में, आज तक समझ में नहीं आती। आपको वैसे स्टेप्स उठाने होंगे, और ये बहुत सिंपल चीज समझने की जरूरत है। क्यों ऐसा होता है कि किसान का प्रोड्यूस जब मंडी में जाता है तो औने पौने दाम में बिक जाता है, और जैसे ही वो व्यापारी के पास आता है वो 3 से 4 गुना हो जाता है। अगर आलू का सीजन है, हम लोग जिस इलाके में से आते हैं वहां पर आलू की खेती होती है। जब वो आलू का फसल निकलता है तो 40 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये केजी मिलता है। लेकिन वही आलू जब मंडियों में चला जाता है और वहां से हम लोग खरीदते हैं तो वो आलू 5 से 10 रुपये हो जाता है। ये 5 से 10 रुपये केजी किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोगों ने परंपरागत और वायबल इरिगेशन के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। अब पटना में, अब बिहार में उठा के देख लीजिए, सारे नहरों पर हमने रोड बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, और जो सारा ठेकेदार है और सारा बिल्डर्स है उस पर अपार्टमेंट बना दिया। सब इनक्रोच्ड हो गया, और हम लोग इसी को विकास का नाम देते हैं। तो कृषि, और ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं, लेकिन हुआ कहां? इस पर एक जरूरत है। एजुकेशन की मैंने चर्चा की। एक दो और अपेक्षा है वित्त मंत्री से कि इस बजट में, और हम लोगों की अपेक्षा संभवतः ये होगा भी, जिस तरह से सेना के मनोबल टूटे अग्निवीर की नियुक्ति को माने इस स्कीम के रोल आउट होने के साथ ही इसमें विवाद आना शुरू हुआ। अपेक्षा यह है देश को कि हमारे देश के, हमारे सीमाओं पर जो जटे हुए हमारे सैनिक हैं, उनका मनोबल नहीं टूटे। उनको सम्मान के साथ राशि की भी जरूरत है, उनके भी परिवार हैं। तो यह अग्निवीर की योजना तत्काल समाप्त हो जाए, ऐसी अपेक्षा राष्ट्र को है। और सेना, हमारी जो फौज है, तीनों अंग हैं, उसको और हम लोग क्या वेलफेयर दे सकते हैं। यह भी अपेक्षा है कि हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बाहर से आते हैं उसके लिए इंडिजिनस प्रोडक्शन ला के इस देश, इस क्षेत्र में राष्ट्र ने बड़ी प्रगति की है, उसको करने की जरूरत है। और एक और चीज आपको बताते चलें, आपको एक, और इसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, आप देखिएगा, अगर आप बाजारों में निकलते हैं तो जस्ट अपने आंख और कान को खोल करके देखिए। जितने भी स्मॉल और मध्यम बिजनेसेस थे, वो अच्छा है या सही है या गलत ट्रेंड है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूं। आज से 10 साल 15 साल पहले जो छोटे छोटे दुकान होते थे कस्बों में, राशन के, छोटे छोटे चीज के, दर्जी के, नाई के, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए और उसका स्थान मॉल ने ले लिया। दर्जी का स्थान और बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े हाउसेस में आने शुरू हो गए। आपको क्या लगता है कि अगर अंबानी कपड़े के व्यापार में आ गया तो छोटे व्यापारी टिकेंगे क्या? ये छोटे मंझोले दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे पेशा वाले, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और यह जो वर्ग है, इसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज बिजनेस भी बोलते हैं, यह धीरे धीरे इरेडिकेट या समाप्त होता जा रहा है। हमेशा याद रखिए कि बाजार और बिजनेस को दिल नहीं होता है, ये बड़े कठोर और क्रूर होते हैं। और बाजार के प्रक्रिया में अगर आप पूरे बाजार को मार्केट फोर्स पर छोड़ देते हैं, बिजनेसेस को मार्केट फोर्स पर छोड़ देते हैं, तो यहां जंगल का कानून लागू हो जाता है, जहां हर बड़ा और हर मजबूत अपने से छोटे और कमजोर को लील जाता है। और वही लीलने की व्यवस्था शुरू हो गई यहां। अपेक्षा यह भी है उन करोड़ों भारतीयों का जिनका जीवन यापन ऐसे चलता था, कि उसके लिए क्या प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म लाया जा सके। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और आप बजट में बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी सुनिएगा, जो आमतौर पर आम लोगों को तो छोड़िए, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को भी बहुत समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे वर्ड्स का उपयोग होता है, इन्फ्लेशन, जीडीपी, फिस्कल मैनेजमेंट,
इन सारों चीज की तो चर्चा होगी ही, लेकिन मोटे तौर पर एक आम आदमी ये अपेक्षा करता है कि बजट में ऐसे प्रावधान हो जिससे उसका जीवन सहज, सरल, सस्ता हो जाए और उसको यह महसूस हो कि उसके जीवन और उसके चिंताओं को देखने के लिए, उसकी चिंता करने के लिए सरकार बैठी हुई है। और तभी वह व्यक्ति राष्ट्र के साथ, बजट के साथ और देश के साथ जुड़ता है। इस बजट से यही अपेक्षा है कि यह बजट लोगों के लिए हो और लोगों के दिल में सम्मानजनक स्थान बना पाए। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।